नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी से हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं चर्चा में क्या कुछ खास रहा। और डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो नेशनल फोरम में वहां की मीडिया में जो परसेप्शन है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसके विषय में अगर कोई सवाल आप ले सकें, क्योंकि ये ऑडियंस के बीच में से सवाल आना चाहिए। और हम पहला सवाल एक आपकी तरफ से खासतौर से नेशनल मीडिया में जो सर ने बात कही और आप मनमोहन जी, एक चीज पर मैं जरूर सवाल लेने से पहले कहना चाहूंगा, आपने सूचना विभाग के बारे में बात की। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर अगर लीडर्स देखे जाए और अभी हाल में अपने प्रधानमंत्री को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसमें कोई ऐसा लीडर है जो मीडिया के हर चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो। और मैं योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि पहली बार जब उनका हमारा जो है किसी चैनल से 2-3 चैनल्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई तो हमने उनसे कहा कि सर क्वेश्चन मंगा लें, डिटेल्स मंगा लें। बोले उसको चिंता करेंगे। हम लोगों ने कहा राम मंदिर पर कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, बोले उसका चिंता नहीं करो। ये जो कन्विक्शन होता है नेशनल लीडर में, इसके योगी जी में जो हमने देखा है, ये कन्विक्शन है कि जब आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, अभी आपने हाल में देखा होगा एक चांदी का जो है आपकी अदालत में देखा होगा, तो हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। तो ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये तभी संभव है जब आपने जमीन पर काम किया हो, जमीन पर लोगों से जो है इंटरेक्ट किया हो। कौन देश में कौन चीफ मिनिस्टर है जो सुबह 7 बजे जो है 8 बजे जनता अदालत करता और दरखास्त करता है? ऐसा संभव नहीं। ये जो एक काम करने का जो जोश है और फिर फीडबैक लेने का जो एक सिस्टम है, जब इस टाइप को लीडर प्राप्त करता है तभी ये संभव है कि जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर देते हैं और विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने देश प्रदेश को आगे कैसे दिखाएं। हम कह सकते हैं ना कि जो नवरत्नों की बात होती थी, जो जिस राजा के पास, मैं राजा तो नहीं बोलूंगा, तो महाराज तो हम उनके एक पद के नाते कहते हैं, लेकिन जिस चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे रत्न होंगे तो जाहिर सी बात है वो रोशनी तो वहां तक पहुंचेगी। सपना जी, कोई आपका सवाल हो, उसके बाद हम ऑडियंस से एक दो सवाल लेकर के सर से सेशन वाइंड अप करेंगे। सर, वैसे तो हम यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर, मैं उत्तर प्रदेश बहुत पहले से आती रही हूँ, महिलाओं को लेकर जो बदलाव आया है और जितनी खुल के हम लोग चल पाते हैं, उनको ऐसा पहले नहीं था, मैंने खुद महसूस किया। बस उसी पर मेरा सवाल है कि आप गृह विभाग में मिले तो इतना सेफ्टी। देखिए जो आपने प्रश्न किया उसको मैं जड़ से उत्तर देता हूं। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होती है, वो तभी बेहतर हो सकती है जब इस तरह से गुंडे, माफिया, जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। क्रिमिनल एलिमेंट सबसे पहले किसको प्रभावित करते हैं? समाज के कमजोर लोगों को, समाज में व्यापारियों को, सड़क पर चलती महिलाओं को, स्कूल के सामने निकलती हुई छात्राओं को, इनको जो है प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से तय किया कि 0 टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 0 मीन्स 0। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि प्योर रूल ऑफ लॉ। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और इस पूरे जो एस्पेक्ट को 50% हमारा जो है महिलाएं हमारे प्रदेश में है, लड़कियां हमारे प्रदेश में है, उस पर विशेष काम किया। 118 से अधिक कोर्ट्स महिलाओं के क्राइम्स और बच्चों के क्राइम्स के नए प्रदेश में स्थापित हुए। आज कल परसों में देख रहा था, महीनों से मैं देख रहा हूं, सालों से देख रहा हूं कि किसी भी मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, कोई भी मेजर क्राइम के मामले में यूपी का स्थान जो है 18वां, 20वां या मेरी 30वां स्थान आ गया है। मतलब ये आपकी लोएस्ट है। ये पॉसिबल तभी हुआ है जब हमारे प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, जो यूपी पुलिस है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है। इसकी 3 लाख से संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख की गई। इसमें महिलाएं 10,000 से बढ़ाकर 20,000 महिलाएं और जुड़ी है। विमेन कांस्टेबल 30,000 महिलाएं होगी। इसकी जो है टेक्निकल साइड में, साइबर में, फॉरेंसिक में
वेपनरी में इसको टेक्निकली और मजबूत किया गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए थाने, नए पुलिस स्टेशन, नई पुलिस के वाहन, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बढ़ाया गया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो महिला सशक्तिकरण पर आपने बात की, फोकस ऑन विमेन। तो हर गांव में महिला बीट कांस्टेबल बनाएंगे, हर थाने में महिला डेस्क बनाएगी। इसके साथ साथ जो है महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए जो हेल्पलाइन है 1090 उसको 112 से कोऑर्डिनेट करा के उसको और मजबूत किया गया। और साथ ही साथ जो है प्रोसिक्यूशन विंग को भी इतना मजबूत किया गया कि आज की तारीख में क्रिमिनल को मालूम है कि अगर उसने क्राइम कमिट किया है तो वो छूटेगा नहीं और बचेगा। और साथ ही साथ ये भी किया कि जिन माफिया, जिन गुंडे बदमाशों ने 100 मुकदमे, मैं जान रहा हूं उन जनपदों में, मैं जिलाधिकारी रह के आया हूं, 100 मुकदमे एक मामले में भी कन्विक्शन नहीं। आज हर मामले में जुडिशरी का पूरा मजबूत सहयोग मिला, हाईकोर्ट का सहयोग मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सहयोग मिला। जब एक हो जाए, जब देश की जुडिशरी एक हो जाए, देश का पॉलिटिकल लीडरशिप एक हो जाए, प्रदेश का लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर एक हो जाए, जब प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी हम जैसे अधिकारी एक हो जाए, प्रदेश की पुलिस एक हो जाए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है उसके तहत हुआ है। फिर मुख्यमंत्री जी का ये था कि हम बुंदेलखंड के लिए जरूर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बुंदेलखंड को भी, एक्सप्रेसवे को भी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया, वो भी काम शुरू हो गया और समय से पहले पूरा हुआ। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को, वहां के औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा रहा है। और फिर मुख्यमंत्री जी का कुंभ के पहले एक निर्देश का निर्णय था कि हम पश्चिम को पूरब से जोड़े, और तब उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले एक बार प्रयास की गई थी और सफल नहीं हुए, उसका एक नया खाका तैयार करके, जहां दिल्ली से मेरठ 16 लेन का एक्सप्रेसवे खत्म होता है, उसी पॉइंट से गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू करके प्रयागराज तक ले जाने का निर्णय कुंभ में लिया। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का 45 से 46 हजार करोड़ का है। वो कार्य भी बहुत, मुझे खुशी बताने में, बहुत तेजी से हो रहा है। और उसके जो निर्माण कार्य है लगभग 40-45% ऑन एन एवरेज चारों उसके जो पार्ट्स है वो कंप्लीट है। कोशिश हमारी ये है कि 2025 तक उस कार्य को हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क अब पूरे उत्तर प्रदेश में आया है, तो विदेशी भी आते हैं, देश के अन्य भाग से जब लोग आते हैं तो निश्चय ही उसका बहुत फर्क पड़ता है। आज अगर अयोध्या आपको जाना है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर अयोध्या अगर जाइए तो 1.25 घंटे में जो है आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। आज जो है आजमगढ़ आपको जाना है तो 2-2.25 घंटे में आप आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। और एक मुझे बताने में खुशी है कि गर्मी का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, आजमगढ़ में बहुत ऐसे परिवार हैं जो दिन में सुबह आजमगढ़ से निकले, यहाँ पर विभिन्न मॉल्स में अपने बच्चों को घुमाया और यहाँ पर एंजॉय किया और शाम तक उसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से वापस चले जाते हैं। उद्योग विभाग जो है हमारे जो औद्योगिक विभाग का पूरा व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे अब नए नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हों। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने लखनऊ में
जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही किया 40 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए और फिर इस साल मंदिर के उद्घाटन के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई। मुख्यमंत्री जी का ये जोर है कि अब इन सभी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए इन एक्सप्रेसवेज के किनारे भूमि को जो है प्रॉपरली उसको लेकर विकसित किया जाए। तो ये पूरा एक जो खाका और एक जो पूरी रूपरेखा और एक जो पूरे विकास की गाथा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे उसकी रीढ़ की हड्डी है और इसको प्रदेश को आगे ले जाने में लाभ है। सर एक बात खास तौर से मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब विकास का स्तर इतना हो चुका है कि मुझे लगता है कि शायद अकेले हमारे वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी जी भी उसको शायद समय कम पड़ जाए हमारे लिए। लेकिन एक बात, क्योंकि विकास का स्तर मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा सर। जो ये जो चीफ मिनिस्टर है, हम जब दिल्ली में बैठते हैं बातचीत करते हैं, तमाम वहां भवन है, चाहे वो हरियाणा भवन है या हम हिमाचल भवन की बात करें, हम मध्य प्रदेश भवन की बात करें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं तो हम उन्हें बहुत आराम से खाते हैं पीते हैं। लेकिन जब यूपी के चीफ मिनिस्टर आते हैं हमने वो कभी बैठे ही नहीं देखा। एंड ही इज सच अ डिफिकल्ट चीफ मिनिस्टर। सर तो ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, ऐसे मुश्किल चीफ मिनिस्टर के साथ आप 2017 से लेकर अब तक कैसे काम कर पा रहे हैं सर? देखिए ये चीज मैं तो एक पूरा चेंजिंग सिनेरियो देख रहा हूँ। मैं 1987 में आया, फिर हम लोग फील्ड में रहे, जिलों में लगभग 8 से 9 साल रहे, 7 जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में रहे। इस प्रदेश के हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। बदायूं में मैं था तो उस समय जो है 2 चीफ मिनिस्टर्स का जो है मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा। तो पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थे, सीएम्स थे, इवन प्रधानमंत्री के लेवल पर अगर हम देखें तो एक अलग सोच थी, एक पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल दिखते थे। आज की तारीख में अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी को देखें, हम लोग ने उन्हें क्लोजली वॉच किया जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। हम लोगों ने उनको बहुत ही क्लोजली वॉच किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनके संसदीय क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों में उनको क्लोजली वॉच करने का मिला है। और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं, इतनी मेहनत करने वाला जो है कोई व्यक्ति दिखता नहीं। हम लोग को खुद इंस्पिरेशन होती है कि जो व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है, 365 366 दिन काम कर रहा है, कभी छुट्टी पर नहीं जा रहा है, ये जो एक पूरा जो मॉडल सेट किया है, इसका निश्चित ही फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि यूपी का जो डेवलपमेंट दर है वो इंडिया से भी आगे है। इंडिया का डेवलपमेंट दर तो आपको मालूम है कि अभी कल परसों का तो आया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। तो यूपी भी इंडिया में वन इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां वर्ल्ड में इंडिया 5वें स्थान से लेकर अब 3रे स्थान पर 2027-28 बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है। हम 2रे स्थान पर हैं, इसको पहले स्थान पर ले जाएं। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा यूथ इतना ट्रेंड है, उसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये पूरा जो लक्ष्य है, इसमें जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चय ही हमको लगता है देश प्रदेश मजबूत हाथों में है और देश और प्रदेश और मजबूत होता जाएगा। अपने प्रदेश के हर नागरिक को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर तरह से उसको लाभ दे सकते। मैं एक बात अपने दर्शकों से और बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विभिन्न चैनलों पे वो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सर के साथ में, क्योंकि सर इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे सर, वो उनके बारे में जब मीडिया में चर्चाएं होती थी तो बहुत अच्छे वे में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री जी को 2017 के बाद वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको प्रमुख सचिव सूचना के तौर पर अवनीश अवस्थी जी मिलते हैं। और सर इससे पहले मुझे नहीं आती थी कि इतनी पुरानी तो मेरी पत्रकारिता नहीं कि आप डायरेक्टर कमीशन या कभी आप सूचना से जुड़े भी होंगे, लेकिन सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट जिससे लोग डरते हैं वो विभाग आपने संभाला। और उसके बाद से जो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि बनी और खास तौर से जो डेवलपमेंट यूपी में हुए, सर गुजरात मॉडल जो था सर,
वो भी हमें जब सरकार भाजपा की नहीं थी तो उतना प्रदर्शित नहीं होता था, खासतौर से सरकार बनने के बाद दिखा। लेकिन यूपी का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है सर, वो बहुत कुछ देखने को मिले, ना कि इस देश में लेकिन देश के बाहर भी सर। देखिए, यूपी में जो डेवलपमेंट मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री जी का जो है पूरा एफर्ट है, ये कह लीजिए इट इज फॉर्चुनेट कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक है। जो डबल इंजन जो कहा जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज एन एक्चुअल थिंग विच इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड। कभी भी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले मेरे जान में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि केंद्र और राज्य की सरकारों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हो जितना अच्छा आज का कोऑर्डिनेशन है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी एक निगाह से इशारा करते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसको इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड पर काम हो। मुझे तो एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है, जो हम ही लोगों ने उसको धर्मार्थ कार्य करती, तो क्या इतनी जल्दी, इतना खूबसूरत, इतना इम्पैक्टफुल कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है। आज अयोध्या के बारे में रोज चर्चा हो रही, राम मंदिर के बारे में रोज चर्चा हो रही। क्या ये जो पूरी कहानी राम मंदिर की, मैं तो वहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ फैजाबाद अयोध्या में 97-98 में, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा कि अयोध्या से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी और प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शुरुआत किया। ये जो मेरे ही सामने, हम लोग भी अच्छे बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, हम लोग भी सोच रखते हैं ऑफिसर के रूप में, लेकिन हम लोगों की सोच से भी परे था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अयोध्या में पूरे देश की ट्रेनें आएंगी, वंदे भारत टाइप की फास्ट ट्रेन आएगी जो 5 से 6 घंटे में जो है दिल्ली से अयोध्या सीधे पहुंचा देगी। कल 70-80 लोग का एक ग्रुप आया, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पूरी ग्रुप आया, पूरी ट्रेन से आया और आज ट्रेन से कल ट्रेन से निकल गए, एक दिन में आया, एक दिन में निकल गया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो वो खुद संत है, खुद जो है एक पीठ के अध्यक्ष है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पीठ के जो है अध्यक्ष है। लेकिन उन्होंने एक चीज हम लोगों को कहा, अफसरों के बीच में बैठ के कहा कि आप लोग अपने प्रदेश का पोटेंशियल अचीव नहीं कर रहे, 1% भी पोटेंशियल नहीं अचीव कर रहे हैं, जितना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आप विंध्याचल, आप बुद्धिस्ट पूरा सर्किट ले रहे। तो ये सोच के बाद एक एक करके प्रोजेक्ट आगे बढ़े। अयोध्या में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दिए जलाने का निर्देश दिया और दीपोत्सव का आयोजन हुआ उत्तर विभाग और वहां के प्रशासन से। मुझे याद है कि पूरा विश्व रुका और 650 चैनल ऐसे थे पूरे विश्व के जिन्होंने पहली बार कवर किया। और जब प्रधानमंत्री जी 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में गए, लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। नेता है वो सबसे पहले पंडित जी से पूछ करके, पूजा करने के बाद ही मुझे लगता है कि वो जाते हैं और नामांकन करने जाते हैं। तो इसीलिए हमने इनको भी आमंत्रित किया कि वो इस चुनाव में क्या सोचते हैं, उनके बारे में हम उनसे उनकी राय लेंगे हम जो है। और दूसरे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हम हमारे अजीत सिंह जी जो यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी हमारी महाप्रबंधक है और साथ में हमारे साथ यहाँ पे विशेष आमंत्रित हमारे गेस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें मैं कमलावती सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गृहिणी जब वो घर से निकल के आती तो अपने बहुत सारे कामों को छोड़ करके आती है। और दो हमारे साथ और खास मेहमान मौजूद। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार से खास बातचीत हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। घंटे का दिन मिलता है, आप सब लोग काम करती हैं, आप भी जॉब करती हैं, लेकिन एक दिन मिलता है जिसमें आप अपने बच्चे को समय देती हैं, अपने परिवार को। उस समय से निकाल के आप यहाँ पे आई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी, आप एक गृहिणी है, संडे के दिन परिवार, बेटा, पति वो एक्सपेक्ट करता है कि आप तो साथ में रहें, और आपने अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेशन शुरू करूँ, तो क्योंकि महाप्रबंधक से इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि सारे चेकों के दस्तखत इन्हीं के होते हैं, तो हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। मैम प्लीज फिर हम लोग शुरुआत करें। तो अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर प्लीज आप आइए और हम सीधे आपसे सेशन शुरू करें। हेलो। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। जैसे हमने आपसे कहा कि महायुद्ध 2024 है और राजधानी में कल यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोट यहाँ पड़ने वाले हैं। लगभग मुझे जितना पता है 2 दशकों से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि सक्रिय पत्रकारिता और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो लखनऊ से होकर के भारतीय राजनीति में भी गए हैं, आपने उनको बहुत नजदीक से कवर भी किया है और साथ में आपने कहीं ना कहीं उन्हें गाइड भी किया है। सर इस बार का चुनाव जो है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए ब्रजमोहन जी, इस बार के चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि जो चुनाव की एक चमक धमक होती थी वो तो नहीं दिखाई दी। मैं कई जगह गया, पश्चिम में भी गया। पश्चिम में 2 चरण के जो चुनाव हुए, वोटिंग टर्नआउट बहुत कम हुआ, लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आया जिस तरीके से चुनाव में आता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई तरीके के प्रिडिक्शंस हो रहे हैं, कई तरीके की भविष्यवाणियां भी होंगी। 4था चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, लगभग 300 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुका है। अब 162-163 सीटें बची हैं, जिसमें 3 चरण बचे हुए हैं। कल यहाँ राजधानी लखनऊ में मतदान है 14 सीटों पे 5वें चरण के चुनाव में। बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोस में अमेठी और रायबरेली है, जहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं, और रायबरेली से एक मां की पैतृक सीट राहुल गांधी को दी गई है, जो कांग्रेस के एक मुमताज हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये जो पूरा चुनाव का मैं जो 2024 का पूरा देख रहा हूं, वो मुझे ऐसा नजर कहीं नहीं आया कि नेताओं के जो जनता के बीच एक संवाद होना चाहिए था। फिलहाल वक्त उजला है खबरों को समाप्त करने का, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।